स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मिला लें तो करीब 58 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। वहीं दिल्ली की 7 सीटों पर भी मतदान किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी मतदान चल रहा है। और इससे पहले 5वें चरण में 62.2% मतदान दर्ज किया गया था। 5 चरणों में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की करीब 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। आज छठे चरण के मतदान के बाद 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे, यानी कि काउंटिंग होगी। वहीं आज जिन 58 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, 2019 की अगर हम आंकड़े निकाल कर देखें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सर्वाधिक सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, जेडीयू, टीएमसी सभी ने सीटें जीती थी, लेकिन जो जीत का अंतर रहा है वो बीजेपी का सर्वाधिक रहा। टीएमसी 3 सीटें जीती थी। इसके अलावा जेडीयू ने 3 सीटें, आजसू ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल सकी थी। और इस फेज में 3 केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कृष्णपाल सिंह और राव इंद्रजीत सिंह भी चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनावी मैदान में है। ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा अगर बात की जाए तो मनोज तिवारी, मेनका गांधी, नवीन जिंदल, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, राज बब्बर, निरहुआ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और बता दें कि ये तमाम दिग्गज है, इस बार छठवें चरण में है, लेकिन देखना होगा कि किन दिग्गज की किस्मत जागेगी और कौन किसको मात देगा। तो बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कांग्रेस से पवन पटेल जी जुड़े हैं, जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। रमाकांत पटेल जी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। दिनेश निगम जी थोड़ी देर से ज्वाइन करने वाले हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सबसे पहले पवन पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिन 58 सीटों पर फिलहाल वोटिंग की जा रही है, बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन फिर से चुनावी मैदान में है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। क्या लगता है आपको कि जो जीत का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, उस खाई को कांग्रेस पाट पाएगी? क्योंकि पिछला चुनाव देखें और अब का चुनाव देखें तो लगातार जो मुद्दे की बात की जा रही है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुद्दों से पिछड़ी हुई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं मुद्दों से पिछड़ी नहीं हुई है। मुद्दे तो हमारे पास जी भर करके मुद्दे हैं। हमने सबसे सबसे ज्यादा त्याग और बलिदान देने वाली पार्टी, हमारा नेता राहुल गांधी ने इतना बड़ा त्याग और तपस्या किया, इतनी बड़ी पदयात्रा की, पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाया। गरीबों, जरूरतमंद, दुखी लोगों को गले लगाने का उससे ज्यादा किसी व्यक्ति ने गले लगाया हो तो बता दो। तो हम तो कहीं से पिछड़े हुए नहीं है। हमारा विपक्ष का धर्म है आम जनता की आवाज उठाना, गरीब, मजदूर, किसान के दुख को दूर करने का प्रयास करना। तो हम तो अपने धर्म का पालन पूरे 2000% अच्छी तरह से कर रहे हैं। कहीं से हम पिछड़े नहीं हुए। पिछड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिसने अभी तक बतौलेबाजी की, जिन्होंने झूठी गारंटी दी, जो जादूगर हैं, जो जादू से भ्रष्टाचारी होता है दूसरी पार्टी में, उनकी जादुई मशीन में धुल करके भाजपा में शामिल होने के बाद वो दूध का धुला हो जाता है। जब तक दूसरी पार्टी में रहता है तब तक भ्रष्टाचारी रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी को इस प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। अब वो सब, हर व्यक्ति अपने स्वविवेक से निर्णय लेगा। हर व्यक्ति निर्णय लेगा कि जब वो पेट्रोल डलवाता होगा तब देखता होगा कि मोदी जी ने वादा किया था कि पेट्रोल का रेट कम करेंगे, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने की नौटंकी करते थे जब 10 पैसे 20 पैसे पेट्रोल बढ़ता था। आज पेट्रोल का रेट क्या है? इन्होंने बहुत बड़ा नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार झूठों की सरकार। लेकिन महंगाई का आलम क्या है पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इसी तरह अमित इन्होंने शाह, बोला था किसानों के, बिल्कुल, अमित शाह के बयान को देखें और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को देखें तो दोनों पार्टी के दोनों नेताओं ने कल बयान दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम 200 सीटें अब तक जीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह ने कहा कि अभी तक के जो जितने भी चरण हुए हैं हम 300 से अधिक सीटें जीत चुके हैं। लेकिन जीत का जो दावा है वो भी तो कम ही है कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, जीत का दावा भारतीय जनता पार्टी, आप एक चीज को समझने का प्रयास करिए कि एक विचारधारा है, एक लक्ष्य क्या है कि हमें सत्ता में बने रहना है। अब राजनीतिक पार्टी है तो उनका लक्ष्य सत्ता में बने रहना, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम सत्ता मिलेगी तभी हम आम जनता का काम कर पाएंगे। लेकिन वो पहुंचने के रास्ते नैतिक है कि अनैतिक है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं। उनको 400 पार पाना है, उसके लिए चाहे रास्ता नैतिक अपनाना पड़े तो करेंगे,
चाहे अनैतिक रास्ता अपनाना पड़े तो करेंगे। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आज पूरी दुनिया देख रही कि जो मोदी जी की जादूगरी देखने को इंदौर में मिली, हम्म। कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार लास्ट में आखिरी दिन जब सो करके उठा तो मोदी जी उनके सपने में आए और वो बोले, उठ बेटा, सब देश प्रेम का काम भारतीय जनता पार्टी और हम ही कर रहे हैं। सुबह उनके नेत्र खुले और वो हम्म। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हम्म। लेकिन टिकट तो खजुराहो कांग्रेस ने में ही किस दिया था ना तरह की उनको। हालात क्या हुई क्या जी। कांग्रेस पार्टी ने सर्वेक्षण के बिना ही उनको टिकट दिया था? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से स्क्रूटनी वगैरह की जाती है, जो सर्वेक्षण वगैरह किए जाते हैं, उसके आधार पर ही कांग्रेस पार्टी में टिकट का वितरण वितरण होता है। देखिए, हर पार्टी में टिकट का वितरण पूरी तरह से सभी नियमों को पालन करने के बाद ही किया जाता है। हम्म। लेकिन आप सोचिए कि जब कोई व्यक्ति होता है, उसका परिवार है, उसका हम्म। बिजनेस है, हर कई मायने में काम रहते हैं, तब जाके एक व्यक्ति बनता है। हम्म। कई सारी परिस्थितियां रहती हैं। हम्म। एक व्यक्ति रहता है बाप, एक व्यक्ति रहता है भाई, एक व्यक्ति रहता है माँ बाप, हम्म। एक व्यक्ति रहता है पार्टी। कई सारी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए एक व्यक्ति बनता बिल्कुल। है। लेकिन क्या ये अब माना जाए उसको कि उस कांग्रेस भूमिका पार्टी को ने जो उम्मीदवारों को चयन करने में कहीं ना कहीं भूल की है? क्योंकि जो हम उम्मीदवारों को देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमने सूरत में देखा, इंदौर में देखा। तो क्या जो चयन की प्रक्रिया है या जो चयन है वो सही नहीं हुआ है, ये हम मानते हैं क्या? नहीं, पार्टी की भूल का है। पार्टी ने अच्छे कार्यकर्ता रखे, अच्छे उम्मीदवार रखे। हम्म। बात इसकी है कि प्रशासन का किस तरह दुरुपयोग किया जा सकता है, सत्ता हम्म। का किस तरह दुरुपयोग किया जाता है, हम्म। वो देखने को मिला। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में आपने देखा कि हम्म। अधिकारी जो सत्ता के दबाव में रहता है वो किस तरह का काम कैमरे के सामने कर रहा था। हम्म। अरुणाचल प्रदेश में 10-10 लोग निर्विरोध घोषित हो जाते हैं। हम्म। सूरत में आपने देखा कि निर्विरोध हो जाते हैं, बाकी लोगों को दबाव डाला जाता है कि तुम भी कर लो। तो ये जिस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर हम कहते हैं मोदी जी की नीतियां इतनी अच्छी थी, हाँ। इतने जनहितैषी काम कर रहे हैं, हम्म। 24 घंटे में 48 घंटे काम करते हैं वो हम्म। देश के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, तो फिर दूसरा रास्ता क्यों अपनाना पड़ रहा? राहुल हम्म। गांधी जी के सपने उनको रात में क्यों आ रहे हैं? क्यों मोदी जी नहीं बोलते हैं कि हमने 2014 में बोला था महंगाई कम करने के लिए, ये देखो हमने महंगाई कम कर दी, हमने वोट दे दो। क्यों नहीं बोलते हैं कि हमने बोला था 100 दिन में काला धन आएगा, पूरी सूची दिखाया करते थे, ये देखो 100 दिन में काला धन, और हमने भारतीय जनता पार्टी के 500-500 करोड़ के कार्यालय बनवा लिए। क्यों नहीं बोलते हैं कि मोदी जी की जादूगरी देखो कि जिस कंपनी की बैलेंस शीट 300 करोड़ की है, वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ का चंदा दे देती है। बिल्कुल। तो ये ठीक है जिस तरह की जादूगरी की बात कर रहे हैं, हम जी। कहते हैं अपने काम पे वोट मांगे, ठीक है। लेकिन काम पे वोट मांगना किसी भारतीय जनता पार्टी के बस का ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। रमाकांत पटेल जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोटिंग की जा रही है। कितना मत प्रतिशत रहेगा, शाम के 6 बजे के बाद में पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम पिछले चुनावों का आंकड़ा देखें तो सभी 7 सीटों पर बीजेपी का फिलहाल कब्जा है। क्या लगता है आपको कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में खाता खोल पाएगी? क्योंकि लगातार वहां पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 2 बार के वो सीएम है वहां पर। क्या उनका कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस बार? देखिए मनीष जी, निश्चित तौर पे ये देश और देश की जनता झूठों से परेशान है, गुंडों से परेशान है, तानाशाहों से परेशान है। जिस प्रकार से दिल्ली के लोकप्रिय चुने हुए काम करते हुए मुख्यमंत्री को बिना एक नए पैसे के सबूत के तानाशाही पूर्वक जेल में डालने का काम किया, दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता बड़ी क्रोध में है। और अपने इस क्रोध का, तानाशाही का जवाब जनता इस बार वोट के साथ देगी। और 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरी 7 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा। 7-0 का फैसला दिल्ली में आएगा और भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता सबक सिखाएगी, तानाशाही को सबक सिखाएगी। दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने यह भी देखा है कि जो लोग भ्रष्टाचार का नाम लेकर के आए थे, देश भर के तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल किए हैं। जो लोग अरविंद केजरीवाल जी पर शराब घोटाले का आरोप लगा रहे थे, दरअसल घोटालेबाज से, शराब कारोबारी से पैसा उन्हीं लोगों ने लिया। मध्य प्रदेश की यूनिट को 60 करोड़ रुपए मिले, ये गृह मंत्री कह रहे हैं, स्वीकार रहे हैं। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया है शरद चंद्र रेड्डी ने, तो जेल जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और मैं तो अभी कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहा था, एक एंकर ने पूछा प्रधानमंत्री जी से, किस जगह जगह पर छापों में आपको खूब पैसे मिल रहे हैं लेकिन दिल्ली में नहीं मिल रहे हैं? उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास एक पैसा भी नहीं मिला है।
तो ये समझ में आ गया है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर या आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास में जब एक पैसा नहीं मिला है तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डालना मतलब तानाशाही। ये मोदी जी रसिया जैसे, बांग्लादेश जैसे, पाकिस्तान जैसे भारत को बनाना चाहते हैं जहां पे डिक्टेटरशिप है। रसिया में भी यही हुआ, सारे विरोधियों को जेल में डालने का काम हुआ। पाकिस्तान में भी यही हुआ, विरोधियों को जेल में डालने का काम हुआ। और बांग्लादेश में भी यही हुआ कि जेल में डालने का काम हुआ सारे विरोधियों को, और खुद ही जो है चुनाव करा करके रेस में अकेला दौड़ना चाहते हैं और फर्स्ट आना चाहते हैं। तो देश की जनता इस बार रेस में दौड़ेगी और मोदी जी को हराएगी। बिल्कुल ठीक है, 7-0 का फैसला आपने सुनाया है। दिनेश निगम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप भी हमारे साथ में जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से पवन पटेल जी ने भी बिल्कुल सीधा आंकड़ा दिया, रमाकांत पटेल जी बिल्कुल सीधा आंकड़ा दे रहे हैं कि इस बार जो इंडिया गठबंधन है उम्मीदों पर ज्यादा खरा उतरेगा, उम्मीदों से अधिक सीटें लेकर आएगा। क्या लगता है सर आपको कि इस बार इंडिया गठबंधन कुछ अच्छा करने जा रहा है? देखिए क्या है मनीष जी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अपन जो 5 चरण के चुनाव हुए तो अगर उन पे अपन नजर डालें तो जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने, निर्वाचन ने और राजनीतिक दलों ने मेहनत करी थी कि किसी तरह भी वोट का परसेंटेज बढ़ाना है, और भारतीय जनता पार्टी का जो मेन टारगेट था, उसका जो पूरा प्रयास था वो यही था कि जितने ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ेंगे तो हमको फायदा मिलेगा। तो उन्होंने तो हर स्तर से अपने नीचे जो उनके कार्यकर्ता है उनको लेकर के भी उन्होंने इस तरह से चेतावनी और उनकी बैठकें करके और उनको ट्रेनिंग दे करके इस बात को तैयार किया था कि अपने को हर चरण में चुनाव की वोटिंग बढ़ाना है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना है। लेकिन अगर आप देखें तो पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें 66.14 ऐसे रहा, दूसरे में भी समथिंग इतनी ही वोटिंग पड़ी है ना, तीसरे में 65%, चौथे में 69, पांचवें में 62%। मतलब जो उनको उम्मीद थी कि 68-70% वोटिंग होगी, वो वोटिंग उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुई। सिर्फ अगर अपन देखें तो चौथे चरण का जो चुनाव हुआ है मनीष जी, चौथे चरण का जो चुनाव हुआ उसमें अपेक्षा के अनुरूप मैंने जो चुनाव आयोग या जिन लोगों ने, राजनीतिक दलों ने प्रयास किया था, अपेक्षा के अनुरूप उनको मैंने उस तरह से मतदान के करीब पहुंचे हुए है ना। अब लेकिन पांचवें में फिर फेल हो गए, वो 62% हुई। अब 6% में अभी तक जो 3:30 बजे तक की मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से लगभग 49 समथिंग कुछ पॉइंट जो है परसेंट वोटिंग हुई है। ऐसा चुनाव आयोग का एक बुलेटिन हमने देखा था। अब सवाल उसमें यह है कि आपने कहा कि क्या इंडिया असर डाल पाएगा। आप अगर ये देखिए कि 2014 में जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं 58 इन्हीं 58 सीटों में 37 सीटें मिली थी, 40 सीटें मिली थी सर। और नहीं 2014 में 14 में 37 सीटें मिली थी। हाँ 2019 में आप जो बता रहे 40 का आंकड़ा 2019 में था। हाँ ये 2019 में उनको 40 मिली। लेकिन आप ये देखिए कि 2019 में जो उनको 40 मिली वहाँ कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था। हाँ जबकि आप देखिए 2014 में कांग्रेस को एक सीट मिली थी, मात्र एक सीट मिली थी। अब सवाल ये जो अलायंस इन्होंने बनाया है, उस अलायंस बनाने से इनको कितना इन्होंने इनके आम जनता में अपना इफेक्ट डाल पाए हैं। क्योंकि सवाल ये है कि सबसे बड़ी बात मनीष क्या है कि इस पूरे चुनाव में जो मैंने देखा, अपना मेरा जो राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव है वो मैंने जिस हिसाब से देखा कि जिस हिसाब से अपोजिशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, आम जनता को प्रभावित करने के लिए महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी मुद्दा था, ऐसे अनेक मुद्दे थे है ना। तो उनको भ्रष्टाचार एक मुद्दा था, इनको लेकर के अगर वो नीचे स्तर तक जाते, पर मैंने देखा कि अधिकतर के चरण के जो चुनाव हुए उसमें राजनीतिक दल के लोगों ने नए मुद्दे लेकर के आए, नए मुद्दों में उन्होंने जनता को प्रभावित करने की बात करी। और एक दल के नेता तो ऐसे थे कि एक तरफ मोदी जी जो है उस दल को कोसते थे और उस दल की मुखिया उनको कोसते थे। इसी में पूरा समय निकल जाता था और आम जनता को ये समझ में नहीं आता था कि आखिर हम काहे के लिए इतना हमने समय बर्बाद किया। तो सवाल ये है कि ऐसा नहीं है कि अपोजिशन अगर इन मुद्दों को लेकर के चलता तो निश्चित रूप से अपन कह सकते थे। नहीं तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो कम वोटिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान साबित होगी?
निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि जो कम परसेंटेज की वोटिंग होती है, ज्यादातर मेरा जो मैंने भी कई चुनाव देखे हैं, अधिकतर मैंने ये देखा है कि जब भी कभी कम परसेंटेज वोटिंग हुई है तो उसमें नुकसान सत्ता पार्टी को ही हुआ है ना? जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो राजनीति को लंबे समय से देख रहे हैं, जो चुनावों को लंबे समय से देख रहे हैं और उन पर विश्लेषण कर रहे हैं, उनका ही मैं कहीं विश्लेषण पढ़ रहा था, उनका ये कहना है कि इस बार की जो कम वोटिंग हुई है, कहीं ना कहीं इस पर जो गर्मी का मौसम है, जो धूप है, इसका भी कुछ असर पड़ा है। इसके चलते भी कई लोग क्या घर से नहीं निकल पाए हैं वोटिंग के लिए। क्या इसका असर देखा जा सकता है मौसम की मार का? मनीष जी, पिछले बार का भी चुनाव जो हुआ था वो अप्रैल में ही हुआ मई जून, हाँ मई में ही हुआ था। अप्रैल मई में ही हुआ था। हाँ, तो क्या उस समय गर्मी नहीं थी क्या? उस समय भी गर्मी थी, लेकिन उस समय वो वोट के परसेंटेज बढ़े थे। और भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए दूर कहाँ जा रहे हैं। आप मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी उन्होंने लोकसभा में इस तरह से अपना प्रदर्शन किया जिसकी कभी कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। राजस्थान में तो उन्होंने पूरा सौपड़ा 25 के 25 में हाथ मारा था। मध्य प्रदेश में जो है 29 में 28 में कब्जा किया। छत्तीसगढ़ में 11 में 9 में कब्जा किया। तो सवाल ये है कि परिस्थितियों, आप ये देखिए उस समय भी यही चुनाव हुए थे। गर्मी की ऐसी बात नहीं है। चुनाव हमेशा जो है, बहुत बार ऐसे हमने चुनाव देखे हैं जो इससे भी तपन में चुनाव हुए, इससे बड़ी बड़ी गर्मियों में भी चुनाव हुए। लेकिन सवाल ये जरूर है, एक बात कहूंगा मनीष जी, बिल्कुल, कि ये जो एयरलाइंस का इन्होंने गठबंधन किया है ना, इस गठबंधन से इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश है ना, बिहार है अपना, मध्य प्रदेश में तो खैर इस ऐलान का कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे दिल्ली है, दिल्ली में आपके कारण आप उनके साथ है, उससे फायदा मिलेगा। बिहार में आरजेडी उनके साथ है, उससे फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सपा उनके साथ है, उसका फायदा मिलेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इस बार के जो मतगणना होगी और उसके जो परिणाम आएंगे वो बड़े आश्चर्यजनक होंगे। हाँ, लेकिन एक बिहार का आपने जिक्र किया, तो बिहार का भी मैं आपसे थोड़ा सा टिप्पणी चाहूंगा कि क्या नीतीश कुमार के पाला बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ठीक इलेक्शन से पहले नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में थे और एन वक्त पे वो बीजेपी के साथ में आ गए, तो क्या इससे जो उनके समर्थक थे, जो वोटर थे, वो नाराज होंगे या नहीं? क्या इनसे कुछ फर्क पड़ेगा? होंगे नहीं, बहुत नाराज हुए। हाँ। वो लोग बहुत इसलिए नाराज हुए हैं कि नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ा था, तो उन्होंने भरे मंच में और कम से कम लाखों के बीच, जनता के बीच में एक बात कही थी जिसमें आधे से ज्यादा तो उनके कार्यकर्ता थे। वहां उन्होंने ऐसे हाथ उठा करके कसम खाया था कि आज के बाद मुड़ करके नहीं, इनके तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। है, और उसके बाद उसी से उन्होंने समझौता किया। तो आज उनके कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ा आक्रोश ये है कि आरजेडी के या अन्य दलों के कार्यकर्ता जब उनसे ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा नेता तो ऐसा बोला था और आज ऐसा कर लिया, तो वो बोलते हैं हाँ यार, हम नेता के साथ नहीं है। हाँ बिल्कुल, और जो बिल्कुल ठीक है, और जो अन्य पार्टी के नेता है वो हमेशा उनको शक्की नजरों से देखेंगे। जो शक्की सुई है उनकी तरफ हमेशा ही लटकी रहेगी, क्योंकि वो कब बदल जाए, कब पाला पलट ले, किसी को पता ही नहीं चलता है। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, उनको ही नहीं पता चलता कि मैं कितनी बार यहाँ से वहां हुआ हूँ। लोगों का जो विश्वास है उठ चुका है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा पवन पटेल जी। जिस प्रकार से दिनेश निगम जी ने कहा कि उत्तर भारत के कई राज्यों का जिक्र किया, जैसे कि बिहार का जिक्र किया कि बिहार में भी जो इंडिया गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने एन वक्त पे पाला बदला। समाजवादी पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, हालांकि मायावती कितनी फैक्टर होती है वोट काटने के लिए या वोट बढ़ाने के लिए, वो एक अलग बात है। तो यहाँ भी वो फायदा ही बता रहे हैं। दिल्ली में जैसे देखा कि गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो वहां भी फायदा हो सकता है। क्या लगता है आपको कि इस बार सीटें बढ़ोतरी होगी? क्योंकि अभी हमने देखा 2-3 दिन पहले ही एक आंकड़ा आया था, 265 सीटों तक पहुंचने की संभावना है। क्या ये आंकड़ा सही है? नहीं, देखिए, ये आप विश्वास मान के चलिए कि देश और प्रदेश की जनता को लोकतंत्र पे विश्वास है। हाँ। उस विश्वास के दम पर हम कह रहे हैं कि इस बार हम बड़े कंफर्टेबल जोन में रह करके सरकार बनाएंगे। और रही जो अभी आप बिहार की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार पाला बदल लिए थे, उसी दिन मान लीजिए कम से कम 40 से 50 सीट थी इस पूरे देश में, उससे कई परसेंटेज वोटिंग का फर्क पड़ गया होगा। कि अमित शाह जी बोलते थे, सबने सुना होगा कि ये नीतीश के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, इससे हमने हरिशन का लॉक लगाया है जो दूसरी चाबी से नहीं खुलता है। फिर कौन से समझौते के तहत वो ताला खुल गया
और फिर से शामिल हो गए। ये सब जो इनका हर बात पर कथनी और करने को प्रदर्शित करती है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा चीज करती है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। इतना मजबूत प्रधानमंत्री जब इस तरह के भाषण देता है कि आपके पास 2 भैंस होंगी तो एक भैंस कांग्रेस लेकर के चली जाएगी, मंगलसूत्र की बात करती है, जब इस तरह की बात करती है तो आम जनता इनके वक्तव्य से ही आकलन लगा रही कि इनको अच्छी तरह से एहसास हो चुका है, ये हार की तरफ बड़ी बुरी तरह से पराजित होने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आपने बोला मनीष जी कि शाम को 6 बजे तक वोट ऑफ परसेंटेज पता पड़ जाएगा। कैसा वोट ऑफ परसेंटेज पता पड़ेगा? पहले और दूसरे चरण का वोट ऑफ परसेंटेज पता पड़ा और 14 दिन बाद वो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाता है, तो ये तो दूसरे रास्ते में चलने में इनको महारत हासिल है। ये सीधे रास्ते से सरकार मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो दूसरे रास्ते से चलेंगे। हम कहते हैं कौन सा बिल्कुल। देखिए, जो पहले चरण की वोटिंग थी पवन है? पटेल जी, पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई, लेकिन चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल का इसका डेटा जारी किया। देखिए 19 अप्रैल को क्या बताया गया था कि 60% वोटिंग हुई, लेकिन 30 अप्रैल को जब डेटा जारी किया गया तो उसमें बताया गया कि 66.1% वोट हुई है, मतलब 6% वोट बढ़ी। तो क्या ये चुनाव आयोग की गलती है, मानते हैं? नहीं, गलती नहीं, जादू है, जादू, मैजिक जो दिख रहा पूरे बार मोदी जी जादूगर है, जादूगर, वही मैजिक मुझे लग रहा देखने को मिल रहा है। और कैसे बढ़ जाता है? और दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई 26 अप्रैल को हुई। 26 अप्रैल को बताया गया कि 61% वोटिंग हुई है, लेकिन जब 26 अप्रैल की वोटिंग का भी डेटा 30 अप्रैल को यानी कि 4 दिन बाद इसका जारी किया गया, और उस वक्त बताया गया था 66.7% वोटिंग हुई है। जी, इसके लिए मैं एक बात कार्यकर्ता हूँ, आम आदमी की तरफ से अगर सोचेंगे तो जब ऐसी चीजें आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं शक तो पैदा होगा। और मैं अक्षय बम जो है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, हम कहते हैं किसी का सही गलत का फैसला नहीं करने वाला, मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ कि जब 17 साल पुराने केस में कोई धारा अचानक जुड़ जाएगी और दूसरे दिन वो भाजपा में चला जाएगा तो थोड़ा सा हमको शंका तो लगेगी ना कि ऐसा क्या हो गया, क्यों ऐसा हो गया। तो मैं तो एक आम आदमी के ऐसे, मैं किसी के ऊपर, ना मेरा इतना बड़ा कद है कि मैं किसी के ऊपर इल्जाम लगाऊं। ठीक है, देश और प्रदेश की घटना है, उसकी तरफ से मैं बता रहा हूँ जो आज वो सोच रही है, जो उनके मन में चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। रमाकांत पटेल जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। नॉर्थ दिल्ली सीट का मैं आपसे जिक्र करूंगा कि नॉर्थ दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया। कन्हैया कुमार वहां पर आपके गठबंधन से चुनावी मैदान में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कैंपेन चला रही है कि इन पर देशद्रोह का आरोप लगा है? ये आपको किसी ने गलत जानकारी दे दी है। आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कैंपेन चलाएगी? ये तो गलत जानकारी नहीं दी है, कोर्ट में किसी ने गलत जानकारी नहीं दी है। जो फैक्ट की बात है वो फैक्ट की बता रहा हूं मैं। किसने कहा कि देशद्रोह का आरोप लगा है? नहीं तो इसके साथ में क्या, इस कैंपेन के साथ में क्या वो इमोशनल कार्ड खेलना चाह रही है कि बीजेपी ने इन पर आरोप लगाया इसलिए आप इनको वोट दीजिए, ऐसा कोई? देखिए मनीष जी, ये तो देश की जनता के सामने है ना कि किस प्रकार से जो लोग नरेंद्र मोदी की तानाशाही के अंदर घुटने नहीं टेकते हैं, कैसे उनको फर्जी आरोपों में फंसाने का काम हो रहा है। आप झारखंड के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में 2 पार्टियों को तोड़ने का काम देख लीजिए, चाहे शिवसेना के 2 फाड़ करने की बात हो, चाहे एनसीपी के 2 फाड़ करने की बात हो, चाहे दिल्ली में आ जाइए आप, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को, राज्यसभा सांसदों को, मंत्रियों को और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम हुआ। तो ये जब नहीं झुका पाते हैं, किसी को घुटने पे नहीं ला पाते हैं, तो ऐसा ही करते हैं, बदनाम करते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप बतलाइए कि अरविंद केजरीवाल जी पे इन्होंने आरोप लगाया शराब घोटाले का और उनको जेल में डाल दिया, और कल प्रधानमंत्री जी स्वीकार करते हैं कि हाँ, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। तो पीएमएलए कानून तो बनता नहीं है। उसके पहले गृह मंत्री ने कहा कि शराब कारोबारी से पैसा भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट को मिला है, तो जेल कौन जाना चाहिए? अब अगर ये कैंपेन था कि इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो बिल्कुल आरोप लगाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है, फर्जी आरोप है, कोर्ट ने उनको जो है जमानत दी, और आज तक भारतीय जनता पार्टी ये साबित नहीं कर पाई, क्योंकि आरोप भाजपा लगा रही थी, डॉक्टरेट वीडियो चला रही थी, एडिटेड वीडियो चला रही थी, तो आज तक ये साबित तो नहीं कर पाए कि ऐसा कहीं कुछ हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके चुनावी कैंपेन का एक हिस्सा हो सकता है। दिनेश निगम जी, मैं आपसे चुनावी आंकड़ों के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से हमने देखा कि पहले चरण का जो मतदान हुआ तो 66% मतदान हुआ,
तो ये भी कहीं ना कहीं कम ही है। दूसरे चरण का जो मतदान हुआ 66.7% हुआ। तीसरे चरण की वोटिंग 65.6%। चौथे चरण की वोटिंग 69.1%। पांचवें चरण की वोटिंग 62.2%। और अभी जो छठवां चरण है उसके भी आंकड़े 6 बजे तक आ जाएंगे। हम देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन आज ही जारी कर देगा या 2-3 दिन का समय लेगा, क्या होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए जो 70% का आंकड़ा छू नहीं पाया है, जो वोटिंग प्रतिशत है वो 60 और 70 के बीच में ही रहा, कभी 65 कभी 69 चला गया। तो ये जो कम वोटिंग हो रही है, क्या ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एनडीए के लिए खतरे की घंटी साबित होगी? अगर इसका फायदा इसको मिलेगा इंडिया गठबंधन को, तो कितनी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है? देखिए क्या है मनीष जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी तरह से बताऊं कि देश के अच्छे जाने माने पत्रकार है, उनके मैं डिबेट देखता रहता हूँ। और ऐसे पत्रकार जिन्होंने कभी आज तक, अभी 2 महीने पहले तक की बात कर रहा हूँ मैं, कभी भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करते थे। वो कभी नहीं ये बोलते थे कि इनका माने कार्यकाल कैसा है, इनके कार्यकाल में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। आज वो अच्छे डिबेट में आ रहे हैं और खुल के इस बात को कह रहे हैं। उसमें मोदी जी की भी बहुत सी जो कमजोरियां हैं उसको जाहिर करके वो अपने हिसाब से जो उनका आंकलन होता है उस हिसाब से सीटों की घोषणा करते हैं। ज्योतिषगिरी का बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं। तो अगर अपन उनकी बातों पे विश्वास माने, जो देश के धुरंधर पत्रकारों में गिने जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं, है ना, जिनके नाम में कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं सुनता रहता हूँ। तो सवाल ये उनका आंकलन जो है वो ये है कि जिस तरह से कम वोटिंग का लोगों ने मतदाताओं का रुख चेंज हुआ और वोटिंग कम परसेंटेज कम हुई, तो उसका उन्होंने जो आंकलन निकाला है वो ये निकाला है कि संभवतः जो है भारतीय जनता पार्टी को सरकार में पहुंचने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ये जितने 7 चरण के अभी उनका आंकलन ये 5 में चरण तक के जो चुनाव हुए थे उसमें जो था। बिल्कुल ठीक। और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो मतदाता है वो नाराज है, या मतदाताओं ने जो वोटिंग की है वो साइलेंट वोटिंग की है, मौन है मतदाता। पवन पटेल जी, मैं छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूंगा 30 सेकंड की, क्योंकि हमारा समय बिल्कुल हो ही चुका है। आप उंगली खड़ी कर रहे हैं। नहीं मनीष जी, मैं एक मिनट अभी ये बात आई थी जी, आपने चुनाव वाली बात, पवन जी, दिनेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। जी दिनेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी दोनों प्रवक्ताओं ने जो है एक बात कही कि आपने भी जोड़ा कि चुनाव आयोग ने जो उनका परसेंटेज है वो 2-4 दिन बाद जो उन्होंने आंकड़े निकाले उस पर उन्होंने बढ़ के बताया। सवाल ये है कि इस तरह से अगर आपको याद होगा तो उसी चुनाव आयोग के एक जिन्होंने अभी रिजाइन किया था, कुरैशी जी ने, उनका एक आर्टिकल, उनका एक बयान छपा था भास्कर में। तो उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब पहले होनी चाहिए तो थी। बिल्कुल होनी चाहिए थी। जैसे कि आज वोटिंग हो रही है तो आज का डेटा आज ही जारी किया जाए। ठीक है पवन पटेल जी, छोटी टिप्पणी आपकी, बिल्कुल 30 सेकंड। मेरा निवेदन है कि बराबरी का चुनाव नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी जब देखी हार रहे तो मुख्यमंत्रियों को अंदर कर दिया, जब देखी हार रहे तो कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिया। और दूसरी तरफ कह रहे कि कांग्रेस भाजपा ने मोदी जी ने 500 रैलियां की, 1000 रैली की। जब दूसरे के संसाधन को कर काट दोगे, पैसे नहीं है, अंदर कर दोगे, तो फिर वो तो बटौबी से देखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड बनाने का बड़ा शौक है, इसलिए इस बार वो रिकॉर्ड मतों से ही हारेंगे। बिल्कुल ठीक है, 4 जून को पता चल जाएगा कि बराबरी का चुनाव कितना रहा है कितना नहीं रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है इसलिए इस परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो लोकसभा चुनाव के लिए 6वें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। शाम को 6 बजे तक ये वोटिंग होगी। हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप भी लोकतंत्र की इस महापर्व में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें और देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।